रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो प्योरली डील्स विद सिविल लॉ, मतलब जिसे आम अल्फाज में आप कहते हैं दीवानी कवानीन, मतलब सिविल लॉ का सीपीसी से रिलेटेड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसमें होल डिस्कशन करेंगे कि एक ट्रायल जो है, एक सूट जो है, प्रोसीडिंग्स जो उसकी इनिशिएट होती हैं, कैसे इनिशिएट होती हैं और किस चीज़ पर जाकर वो एंड होती हैं, उसका ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा ब्रीफली तमाम एस्पेक्ट्स को जो सिविल लॉ से रिलेटेड है। मतलब इफ़ एनी पर्सन फाइल एनी सूट, civil suits in any competent court of law, that the how the procedure commenced from the CPC, and how court will adjudicate the matter after perusing the whole case। तो आज हम सारा उसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो वो है प्लीडिंग बेसिकली बेस्ड ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज़ द प्लेंट एंड द सेकंड वन इज़ द रिटन स्टेटमेंट। जब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट जो है बेसिकली उसे आप कहेंगे कि वो प्लीडिंग है। सबसे पहले जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होनी है, जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है एक इंडिविजुअल को, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। तो वो फर्स्टली ही फाइल द सूट इन शेप ऑफ प्लेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर वो अपने तमाम सबमिशंस विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ विच इज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन order 7, the whole things are narrated in that paper. After filing the plaint, the court will issue summon notices. The second procedure, plaint फाइल किया ऑर्डर 7 के तहत। प्लेंट फाइल होने के बाद कोर्ट ने उसे समनिंग प्रोसेस के लिए करना है, वो है ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी। उसे आप अच्छी तरह गो थ्रू करेंगे। ऑर्डर 5 जो है सीपीसी का, जिसके अंदर तमाम प्रोसीजर है समनिंग का, कि हाउ टू समन द डिफेंडेंट्स। उसके अंदर कम्प्लीटली मैकेनिज्म दिया गया। अगर वो फेल होता है समन इशू करने के ऊपर, हाउ कोर्ट विल इन्वोक दी सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज, ऑर्डर 5 रूल 20, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर डिफाइन है। वो हो गया, डिफेंडेंट्स हाजिर हो गया अदालत। हाजिर अदालत होने के बाद फर्स्टली ही फाइल पावर ऑफ अटॉर्नी। जो पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल किया जाता है वो ऑर्डर 3 के तहत फाइल किया जाता है। तो आप उसे ऑर्डर 3 को भी गो थ्रू करें। उसके अंदर तमाम प्रोसीजर डिफाइन किए गए, रिकग्नाइज्ड एजेंट, अटॉर्नी, सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। फिर उसने जब रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है, वो है ऑर्डर 8 सीपीसी का। ऑर्डर 8 में रिटन स्टेटमेंट डिफाइन किया गया और उसके अंदर जो फर्स्ट उसका रूल है उसमें आप देखेंगे तो ऑर्डिनरीली जो टाइम भी उसमें डिफाइन किया गया वो लॉ में 30 डेज़ का डिफाइन किया गया कि ऑर्डिनरीली विल नॉट एक्सीड फ्रॉम द 30 डेज़। वो जनाब 30 डेज़ के अंदर अपना फाइल करेगा। फिर जब रिटन स्टेटमेंट्स भी आ गए तो कोर्ट जो ऑर्डर 8 के तहत है उसके बाद इंटरमीडिएट डेट फिक्स करेगा। दैट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ एज पर ऑर्डर 9 रूल ए, ऑर्डर 9A, जिसके तहत वो इंटरमीडिएट डेट फिक्स करेगा। उसमें रूल 1 ही वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे आप देख लेंगे। कोर्ट उसमें तमाम आफ्टर क्लोजिंग दी प्लेडिंग्स वो उसमें फ़िक्स करेगी, एक ऑर्डर डिक्टेट करवाएंगी अदालत। और ये चीज़ के उसके अंदर अगर इस एनी मिसलिनियस एप्लीकेशन कोई चीज़ भी देना चाहते हैं प्लीडिंग के हवाले से, कोई और एप्लीकेशन, तो वो आप उसे देखेंगे। फिर उसके बाद जब वो प्रोसीडिंग्स भी हो गई, प्रोसीडिंग्स होने के बाद फिर जो मरहला आएगा जब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट सबमिट, ये प्लीडिंग का पार्ट हो गया। इश्यूज़ फिर कोर्ट फर्दर मूव करेगी, इश्यूज़ फ्रेम की तरफ जाएगी, जिसे ऑर्डर 14 ऑफ द सीपीसी डील करता है। ऑर्डर 14 को आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, जिसके अंदर अल्ट्रेशन ऑफ अमेंडमेंट्स इन इश्यूज़ भी ऑर्डर 14 रूल 5 वो डील करता है। तो वो तमाम राइट्स उसके अंदर दिए गए हैं कि वो फिर इश्यूज़ फ्रेम हो गए। आफ्टर फ्रेमिंग द इश्यूज़ फिर जो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी वो आएगी सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ विटनेसेस, दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन ऑर्डर 16। वो उसे डील करता है। जब वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी आ जाएगी फिर राइट टू बिगिन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ डील विद ऑर्डर 18। ऑर्डर 18 जो है वो सारा मैकेनिज्म बताता है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कैसे होनी है, राइट टू बिगिन कहाँ से स्टार्ट होना है। ज़ाहिर बात है प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, प्लेंटिफ ही अपनी एविडेंस पहले एड्यूस करेगा, वो सारा ऑर्डर 18 डील करेगा। फिर इसी दौरान आपने एक और चीज़ अहम अपने जहन में रखना है कि जो हमारे यहाँ जो एक कल्चर है एडजर्नमेंट कल्चर, तो वो भी आप उस लॉ में देखें कि वो सीपीसी में कहाँ पर है जो वो मौजूद है। उसके लिए
ऑर्डर 17 जो है वो सीपीसी का वो डील करता है एडजर्नमेंट से रिलेटेड, कि किन किन सूरत हाल में कोर्ट केस एडजर्न कर सकती है और एडजर्नमेंट सीख की जा सकती है, उसके तमाम वैलिड ग्राउंड्स क्या हैं। जब ये सारी चीज़ें मतलब हो जाती हैं, जब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस हो गए, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गए, डिफेंडेंट्स के भी सेम पार्ट पे हो गए, उसके बाद आर्ग्यूमेंट के लिए कोर्ट केस फिक्स करेगी और फिर ऑर्डर 20 जो है उसे इन्वोक करेगी कोर्ट, दैट इज डील्स विद द जजमेंट एंड डिक्री। और फिर जजमेंट और डिक्री की शेप में एक डिसीजन आ जाएगा। अगर एक पार्टी उसे एग्रीव्ड होगी तो उसकी रेमेडी कानून में प्रोवाइडेड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर बेसिकली मैंने कवर करनी थी कि स्टेजेस ऑफ द सिविल सूट, ये तमाम स्टेजेस जो स्टार्ट हो रही हैं, प्लेंट से स्टार्ट हो रही हैं और जजमेंट और डिक्री के ऊपर फाइनल हो रही हैं, ये सारी स्टेजेस जो हैं ये सिविल लॉ के अंदर हैं। अगर हम ये जो जहाँ मैंने ऑर्डर्स का जिक्र किया, अगर हम इन्हें अच्छी तरह गो थ्रू कर लें तो सारी सीपीसी में जो ट्रायल कोर्ट का प्रोसीजर है वो यहीं सम अप हो जाता है। और इसके साथ रेलेवेंट आपने जो कानून देखना है वो आपने रेलेवेंट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखना है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ सीपीसी जो मेन आज हमने देखा, सीपीसी के साथ आपने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ कानून शहादत ऑर्डर, मतलब ये 4 से 5 बेसिक कवानीन और लिमिटेशन एक्ट, ये 4 से 5 कवानीन ऐसे हैं जो सीपीसी और इन सब के साथ अगर मिला के पढ़ लिए जाए तो सिविल का जो ट्रायल है वो बेसिकली इन्हीं के दरमियान ही वेस्ट करता है। और वो सारी लॉ में 30 डेज़ का डिफ़ाइन किए गए कि ऑर्डनरीली विल नॉट एक्सीड फ्रॉम द 30 डेज़, वो जनाब 30 डेज़ के अंदर अपना फाइल करेगा। फिर जब रिटन स्टेटमेंट्स भी आ गए तो कोर्ट जो ऑर्डर 8 के तहत है उसके बाद इंटरमीडिएट डेट फिक्स करेगा, दैट इज़ द मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ एज़ पर ऑर्डर 9 रूल ए ऑर्डर 9A, जिसके तहत वो इंटरमीडिएट डेट फिक्स करेगा। उसमें रूल 1 ही वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे आप देख लें कि कोर्ट उसमें तमाम आफ्टर क्लोजिंग दी प्लेडिंग्स वो उसमें फ़िक्स करेगी, एक ऑर्डर डिक्टेट करवाएंगी अदालत। और ये चीज़ के उसके अंदर अगर इस एनी मिसलिनियस एप्लीकेशन कोई चीज़ भी देना चाहते हैं प्लीडिंग के हवाले से कोई और एप्लीकेशन, तो वो आप उसे देखेंगे। फिर उसके बाद जब वो प्रोसीडिंग्स भी हो गई, प्रोसीडिंग्स होने के बाद फिर जो मरहला आएगा जब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट सबमिट, ये प्लीडिंग का पार्ट हो गया। इश्यूज़ फिर कोर्ट फर्दर मूव करेगी, इश्यूज़ फ्रेम की तरफ जाएगी, जिसे ऑर्डर 14 ऑफ द सीपीसी डील करता है। ऑर्डर 14 को आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, जिसके अंदर अल्ट्रेशन ऑफ अमेंडमेंट्स इन इश्यूज़ भी ऑर्डर 14 रूल 5 वो डील करता है। तो वो तमाम राइट्स उसके अंदर दिए गए हैं कि वो फिर इश्यूज़ फ्रेम हो गए। आफ्टर फ्रेमिंग द इश्यूज़ फिर जो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी वो आएगी सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ विटनेसेस, दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन ऑर्डर 16, वो उसे डील करता है। जब वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी आ जाएगी फिर राइट टू बिगिन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ डील विद ऑर्डर 18। ऑर्डर 18 जो है वो सारा मैकेनिज्म बताता है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कैसे होनी है, राइट टू बिगिन कहाँ से स्टार्ट होना। ज़ाहिर बात है प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, प्लेंटिफ ही अपनी एविडेंस पहले एड्यूस करेगा, वो सारा ऑर्डर 18 डील करेगा। फिर इसी दौरान आपने एक और चीज़ अहम अपने जहन में रखना है कि जो हमारे यहाँ जो एक कल्चर है एडजर्नमेंट कल्चर, तो वो भी आप उस लॉ में देखें कि वो सीपीसी में कहाँ पर है जो वो मौजूद है। उसके लिए ऑर्डर 17 जो है वो सीपीसी का वो डील करता है एडजर्नमेंट से रिलेटेड, कि किन किन सूरत हाल में कोर्ट केस एडजर्न कर सकती है और एडजर्नमेंट सीख की जा सकती है, उसके तमाम वैलिड ग्राउंड्स क्या हैं। जब ये सारी चीज़ें मतलब हो जाती हैं, जब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस हो गए, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गए, डिफेंडेंट्स के भी सेम पार्ट पे हो गए, उसके बाद आर्ग्यूमेंट के लिए कोर्ट केस फिक्स करेगी और फिर ऑर्डर 20 जो है उसे इन्वोक करेगी कोर्ट, दैट इज़ डील्स विद द जजमेंट एंड डिक्री। और फिर जजमेंट और डिक्री की शेप में एक डिसीजन आ जाएगा। अगर एक पार्टी उसे एग्रीव्ड होगी तो उसकी रेमेडी कानून में प्रोवाइडेड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर बेसिकली मैंने कवर करनी थी कि स्टेजेस ऑफ द सिविल सूट, ये तमाम स्टेजेस जो स्टार्ट हो रही हैं, प्लेंट से स्टार्ट हो रही हैं और जजमेंट और डिक्री के ऊपर फाइनल हो रही हैं, ये सारी स्टेजेस जो हैं ये सिविल लॉ के अंदर हैं। अगर हम ये जो जहाँ मैंने ऑर्डर्स का जिक्र किया, अगर हम इन्हें अच्छी तरह गो थ्रू कर लें तो सारी सीपीसी में जो ट्रायल कोर्ट का प्रोसीजर वो यहीं सम अप हो जाता है। और इसके साथ रेलेवेंट आपने जो कानून देखना है वो आपने रेलेवेंट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखना है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ सीपीसी जो मेन आज हमने देखा, सीपीसी के साथ आपने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ कानून शहादत ऑर्डर, मतलब ये 4 से 5 बेसिक कवानीन और लिमिटेशन एक्ट, ये 4 से 5 कवानीन ऐसे हैं जो सीपीसी और इन सब के साथ अगर मिला के पढ़ लिए जाए तो सिविल का जो ट्रायल है वो बेसिकली इन्हीं के दरमियान ही वेस्ट करता है और वो सारी चीज़ें इसी में कवर होती हैं। बहुत शुक्रिया। इस टॉपिक के हवाले से कोई डिस्कशन हो, कोई अहम पॉइंट हो, वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जो मैंने एक ब्रीफली डिफ़ाइन किए, मतलब ये वो स्टेजेस हैं जो एक पूरे ट्रायल कोर्ट के प्रोसीजर को फॉलो करती हैं, वो यही है मेरी नज़र में। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।